एंड वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट ज्ञान सिद्धू चैनल पे एक नए वीडियो के साथ वेरी वेरी वेलकम करता हूँ। ये क्लास कक्षा 8 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये विज्ञान के लिए आपके आने वाले एग्ज़ाम में विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दे पाऊँ। ठीक है। और और आपसे मैं एक उम्मीद रखता हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा क्वेश्चंस को लेकर के, डाउट्स को लेकर के। ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊँ, मैं मोटिवेट हूँ कि और मैं वीडियो बनाऊँ, ताकि मुझे ये लगे कि ना आप लोगों को पसंद आ रही है। ठीक है, तो चलिए मैं आप क्लासेस को शुरू करते हैं। प्रश्नों को देखिए और अपने खुद खुद में खुद में ये मार्किंग कीजिएगा कि आप कितने प्रश्नों को सही उत्तर कर पा रहे हैं। इसमें से टोटल 50 प्रश्न हैं, आप इसमें से कितना प्रश्न खुद से उत्तर कर पा रहे हैं। और उस स्कोर को मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप 50 में से कितने ला पाए, 45, 46, 48, 50, एवरेज कितना ला पाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रथम क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, कोशिकाओं का वह समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उसे क्या कहते हैं। ध्यान से पढ़िए कि कोशिकाओं का एक समूह है, तो कोशिकाओं के समूह से ही क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर फाइंड हो जाता है कि वह उत्तक है। कोशिकाओं का समूह को उत्तक कहते हैं, जो जिसकी रचना होती है, जो उद्गम करता है कार्य के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि एक कोशिक जीव कौन सा है। तो एक कोशिक जीव मक्खी है नहीं, केंचुआ है नहीं, तितली है नहीं, तो रही बात अमीबा। ठीक है, बाकी सभी मक्खी, केंचुआ, तितली ये सभी बहुकोशिक जीव हैं। अगर आप एग्जाम में किसी भी ऑप्शंस में कंफ्यूज हो जाते हैं, असमंजस में पड़ जाते हैं, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए। आप ये छांटिए कि कौन सा आंसर नहीं होगा, कौन सा होगा उसको बाद में देखिएगा, पहले ये देखिए कौन सा नहीं होगा। अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं ना, तो गारंटी रखिए कि आप अगर 50 प्रश्न नहीं जानते तो पक्का 40 सही करके आएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सजीव के सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। जो शरीर में संरचना करता है, क्रिया को स्टार्ट करता है, वह कहलाती है कोशिका। तो वह कोशिका है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अधातु कौन सी है। ठीक है, एक ऑप्शन। और एक बात, जिस भी प्रश्न में ऑप्शन में सभी का ऑप्शन रहेगा, तो आप एक बार ऑप्शंस को पढ़ के सभी लगाए, क्योंकि 100% में से 99% चांसेस रहते हैं कि वो सभी ही होंगे। जैसे यहाँ बोला है, निम्नलिखित में से अधातु कौन सी है। सल्फर अधातु, कार्बन अधातु, ऑक्सीजन अधातु, तो इसमें सभी हो गया अधातु। ये अधिकतर गुंजाइश रहता है कि सभी ही होगा। उसके बाद क्वेश्चन के बनावट पर डिपेंड करता है, बाकी आप देख लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो फिर मेरी गलती हो जाएगी कि हमने कहा दिए और हमने सभी लगा दिए और बाद में बता कि नहीं हमने सभी, तो होगा ही नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में धातुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो धातुओं का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पटाखों में करते हैं, बुरादों के रूप में, उर्वरक में करते हैं, उसके बाद खाना बनाने के बर्तन में होता ही होता है, तो ये सभी ही हो जाएंगे। ठीक है, मतलब कौन सी एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। तो इस तरह हम लोग जानते हैं कि जो धातु होता है वह विद्युत का सुचालक होता है। एक धातु में एक तरफ से दूसरे तरफ विद्युत चलन कर सकती है, पर एक अधातु भी हो सकता है, ऐसा है ना। आप लोग क्रियाकलाप करके ये देख सकते हैं, हालांकि चेक करना तो खतरनाक हो सकता है, पर पेंसिल जो है, पेंसिल उसको दोनों तरफ छिल के अगर एक को हम सॉकेट में डालते हैं, पीछे तरफ से हाथ से टच करते हैं, तो उसमें करंट पास हो जाते हैं। और पेंसिल में जो अंदर में होता है वो होता है ग्रेफाइट, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ग्रेफाइट। सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालन करता है। अगला है, सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने के लिए किसका उपयोग होता है। अगर हमको सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकना है, तो हम नमक को संरक्षण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, खाद्य तेल को नमक संरक्षण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी को संरक्षण के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी जो है
नमक, खाद्य तेल और चीनी तीनों ही सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोकने में पर्याप्त है, सक्षम है। ठीक है, तो इसका भी आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें कहा गया है लेग्यूम पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित होता है। लेग्यूम पौधा और दलहन के पौधे, इन दोनों के पौधों की गांठों में होते हैं नाइट्रोजन। ठीक है, सॉरी, दोनों के चाहे दलहन हो चाहे लेग्यूम हो, दोनों के पौधों के जड़ों के गांठों में होते हैं राइजोबियम, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, क्योंकि वायुमंडल में नाइट्रोजन है वो ये अवशोषित कर नहीं पाते हैं। धरती मिट्टी के माध्यम से नाइट्रोजन का एक बदला हुआ रूप को ये संश्लेषित करते हैं, तो जो हेल्प करता है वो है राइजोबियम नामक जीवाणु। अगला प्रश्न है कि भिंडी की पीत किस सूक्ष्मजीव से होता है। तो ये होता है विषाणु से। इसी में से एक और क्वेश्चन आता है कवक से रिलेटेड कि गेहूं की पीत, सॉरी, भिंडी की पीत किससे होती है। नहीं, क्वेश्चन मिस्टेक हो गया। गेहूं की पीत होती है, गेहूं की पीत, तो वो कवक हो जाएगा, गेहूं की पीत वाला कवक हो जाएगा। भिंडी की पीत ये विषाणु। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, हम लोग साइकिल जो चलाते हैं, साइकिल्स का जो हैंडल वगैरह होते हैं, रिंग वगैरह होते हैं, वो बहुत ही चमकीले होते हैं। एक्चुअल में उतने चमकीले होते नहीं, वो तो लोहे के बने होते हैं। पानी लगने पर, नमी लगने पर उसमें जंग लग जाना चाहिए, पर हैंडल जो होते हैं वो चट करके जंग नहीं लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें एक परत चढ़ाई जाती है। अगर आप उसको कील वगैरह से खुरचेंगे तो थोड़ा थोड़ा खुरच जाएगा और फिर हमको वो लोहे की परत दिखेगी, लेकिन ऊपर में जो परत है वो क्रोमियम की परत होती है, जिसको हम लोग विद्युत अपघटन द्वारा चढ़ाते हैं, सॉरी, विद्युत लेपन द्वारा उसको चढ़ाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा विद्युत लेपन। ठीक है, तो विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु को निक्षेपित करने की प्रक्रिया विद्युत लेपन कहलाता है। अगला प्रश्न है कि कौन सा घोल विद्युत का कुचालक होता है। जरा इसमें गौर कीजिए कि नींबू का रस, नल का जल और सिरका, ये तीनों ही विद्युत का सुचालक करता है, कुचालक नहीं करता, क्योंकि इसमें तीनों में ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन स्वतंत्र रूप में होते हैं। पर आसुत जल इनमें से विद्युत का कुचालक है, इसमें से विद्युत का सुचालन नहीं होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है विद्युत अपघटन का क्या उपयोग है। तो इसको हम लोग धातुओं के निर्माण में करते हैं, निष्कर्षण में करते हैं, शुद्धिकरण में करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते हैं, सभी में करते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सभी सही हो जाएगा। 13 नंबर है कि निम्न में से कौन जीवों के जनक की अलैंगिक विधि है। अलैंगिक, आपका यहाँ पर अलैंगिक विधि है। निम्नलिखित में कौन जीवों के जनन की अलैंगिक विधि है। निषेचन जनन के माध्यम से होता है, कायांतरण जनन के माध्यम से होता है, गर्भधारण जनन के माध्यम से होता है, पर मुकुलन होता है हाइड्रा में। जिस तरह आलू के आँख निकलते हैं और एक आलू से 2 आलू हो जाते हैं, उसी तरह हाइड्रा भी होता है। हाइड्रा एक प्रकार का इस तरह का जीव होता है जिसमें से एक आँख निकल के यहाँ से एक और हाइड्रा बन जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं मुकुलन, ये हो जाता है मुकुलन। ठीक है, अगला आपका प्रश्न है 14 नंबर के, बाह्य निषेचन किस में होता है। बाह्य निषेचन मछली में, स्टारफिश में, मेढक में, तीनों में ही बाह्य निषेचन होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सभी। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनते हैं। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनते हैं, जो बाद में बीज का निर्माण करते हैं, और बीज फिर भ्रूण का निर्माण करते हैं, भ्रूण फिर गर्भ का निर्माण करते हैं, और फिर बच्चा बनता है। 16 नंबर वाला, दो सतहों पर संपर्क के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है। जब दो सतह आपस में संपर्क करते हैं तो वहाँ से घर्षण उत्पन्न होती है। ठीक है, अगला है कि एकांक क्षेत्र पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। जब एकांक क्षेत्रफल पर कोई बल कार्य करता है उसे हम लोग दाब कहते हैं। ठीक है,
प्रश्न नंबर 18 को देखें कि निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है। संपर्कित बल, संपर्कित बल का अर्थ होता है जैसे हम किसी को अगर खींचना चाहें तो हमको उसको पकड़ना पड़ेगा, कोई वस्तु उठाना चाहे हमको उसको पकड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग आसमान की ओर कोई वस्तु फेंकते हैं तो धरती पर अपने आप गिरती है, उसको धरती खींचती है, पर वो खींचने का हमको कोई माध्यम दिखता नहीं है क्योंकि ये असंपर्कित है। ठीक है। उसके बाद उसी तरह चुंबक, एक चुंबक दूसरे चुंबक को, या एक चुंबक लोहे की वस्तु खींचती है, वो हमें पता है खींचती है, पर कोई माध्यम दिखता नहीं, वो अदृश्य है, वो असंपर्कित है। तो जब संपर्क नहीं होता है और वहाँ पर बल कार्य कर रहा होता है तो उसे हम लोग असंपर्कित कहते हैं। लेकिन जब बल कार्य कर रहा होता है और संपर्क होता है तो उससे हम लोग संपर्कित कहते हैं। तो यहाँ बोला कि निम्नलिखित बलों में कौन संपर्कित बल है। चुंबकीय बल ये संपर्कित नहीं है, स्थिर विद्युत बल ये भी संपर्कित नहीं है, और गुरुत्व बल ये भी संपर्कित नहीं है। गुरुत्व बल यानी कि धरती वाली बल, ठीक है, यानी कि धरती वाला बल हो गया, धरती जो खींचती है। स्थिर विद्युत बल, आप बालों में पेन को घिसिए और फिर जमीन में सटाइए तो जमीन के छोटे छोटे बुरादे को खींच लेगा, वो स्थिर विद्युत बल हो गया। चुंबक बल आपको पता है, तो इसमें बचता आपका एक ऑप्शन पेशीय बल। ठीक है। देखिए एक बात और बताना चाहते हैं, वीडियो के बीच में रोक रहे हैं वीडियो, कि क्वेश्चंस करना और क्वेश्चन समझना दोनों में अंतर है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, पर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझाऊँ और आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझिए। ठीक है। ये रटे रटाए ज्ञान कभी कभी उल्टे पड़ जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। जितना मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उतना आप समझिए उसको, उसके बाद जो होगा बाद में सोचा जाएगा। वीडियो लंबी होगी तो स्पीड में 2x पे देख लीजिएगा, लेकिन पूरे देखिएगा। मैं पूरी वीडियो पूरी शिद्दत से बना रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट को समझने में आपको दिक्कत ना हो। ठीक है। अगला प्रश्न है, सूर्य नाभिकीय अभिक्रिया के द्वारा क्या उत्पन्न करता है। तो सूर्य में जो नाभिकीय क्रिया होती है तो उससे प्रकाश और ऊष्मा दोनों ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है। एक जो सूर्य होता है इसके बीच में जो नाभि के संलयन होता है, पहली बात तो इसमें गर्मी उत्पन्न होता है, ये हमें प्रकाश भी देता है ना, लाइट तो देवे करता है। उसके बाद अगर ये बहुत देर तक पड़ता है तो हमें ऊष्मा भी महसूस होती है ना, तो दोनों ये देता है। अगला प्रश्न है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोल जीवाश्म है, प्राकृतिक गैस जीवाश्म है, कोयला जीवाश्म है, तो बचा आपका लकड़ी हम लोग प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जीवाश्म ईंधन ये नहीं है। अगला है, किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है। अभी जैसे कोई वस्तु आपको जलानी है तो आपको 3 चीज़ें चाहिए, वह दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप होना चाहिए, और उसमें से ऑक्सीजन आपको चाहिए। जैसे दहनशीलता को समझिए, मान लीजिए आप पत्थर ले आए, अब पत्थर क्या जलेगी, क्योंकि उसमें ज्वलनशील नहीं है, वह दहनशील पदार्थ नहीं है। अगर आप पत्थर ले आइएगा तो नहीं जलेगा, लेकिन आप लकड़ी लेते आइएगा, कागज लेते आइएगा, वह जलेगा। क्यों? क्योंकि वह दहनशील है। ज्वलन ताप का अर्थ होता है किसी का ताप। अभी आप कच्ची लकड़ी आग में डालिए तो वह नहीं जलेगी उस ताप को प्राप्त करने के बाद, यानी कि कच्ची लकड़ी जो है अरे अपनी सारी नमी को त्याग देने के बाद जब सूख जाएगी तो वह उस जलने के क्षमता तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वह जलेगी। ऑक्सीजन तो पर्याप्त है, सभी के लिए चाहिए जलने के लिए। तो ये सभी चीज़ें किसी वस्तु के दहन के लिए हमें आवश्यक हैं। अगला प्रश्न है कि जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। इतने बड़े बड़े बदलाव हमेशा किशोर अवस्था में ही होते हैं। दाढ़ी मूछ आना, गले के स्वर का पतला या मोटा होना, गले के स्वर यंत्र का उभार आना, ठीक है, छाती में बाल आना, जांघों में बाल आना, उसके बाद मूछ आना, दाढ़ी आना, ये सारे जो होते हैं हमारे किशोर अवस्था में ही ये परिवर्तन होते हैं, है ना। जहाँ पर लड़के के नए नए मूछ आते हैं, लड़कियों के गले की आवाज़ पतली होने लगती है, लड़कियाँ जल्दी मैच्योर होती हैं, लड़के थोड़े अनमेच्योर ही रहते हैं, वो बाद में मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
आपका अगला प्रश्न है, क्रोध, चिंता, उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? ये जरा याद रखिएगा, इसमें आपका ट्रिक काम नहीं देगा। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है कि क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है। तो इसके लिए एड्रेनालिन हार्मोन उत्तरदायी है। जब हमें किसी बात पर क्रोध आती है तो हम लोग उसको अगर कंट्रोल करना चाहें, लेकिन अगर हमारा एड्रेनालिन ज़्यादा स्त्रावित हो रहा है, ये हार्मोन असीमित रूप से स्त्रावित हो रहा है, तो उस गुस्से को हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। सेम चीज़ चिंता में भी होता है, सेम चीज़ उत्तेजना में भी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। बच्चे के लिंग निर्धारण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो इसमें माता भी आवश्यक है और पिता भी आवश्यक है। चाहे पशुओं में देखें, पक्षियों में देखें या मनुष्यों में देखें, दोनों का ही संलयन जरूरी है, तभी कोई बच्चे की उत्पत्ति संभव है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों। ठीक है, इसका आंसर दोनों है। अगला है, यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान होगा क्या? जरा यहाँ एक थोड़ा सा समझिएगा। कोई भी दर्पण है, कोई भी दर्पण है, समतल दर्पण मान लेते हैं। ठीक है, तो समतल दर्पण से कोई किरण इस तरफ से आ रही है तो ये इस दिशा में ये लौट जाएगी। ये आ रही किरण है और ये जा रही किरण है। इसके बीच में एक होती है, इसको बोलते हैं अभिलंब। अब यहाँ ये समझिए, ये तुम्हारा आपका है आपतित किरण, आपतित किरण, और ये है आपका परावर्तित किरण। आने वाली किरण को आपतित किरण बोलते हैं, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सतह पर टकरा चुकी है, उसके बाद ये लौट के वापस जा रही है। तो यहाँ पर इस जगह पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर इस जगह जो कोण बनेगा, ये बराबर ही रहेगा। ठीक है, और ये बराबर ही रहेगा, इसलिए इसका आंसर 30 का 30 ही रह जाएगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं आएगा। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं, किस जगह पर स्थित होते हैं? और तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, इसी जगह स्थित होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसी बनाती है? तो समतल दर्पण आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पूछें क्यों? तो जब आप खुद को आईने में, घर के लगे हुए आईने को देखिएगा, तो अगर आप दायां उठाइएगा तो अगर आपका वास्तविक प्रतिबिंब वहाँ बनेगा तो वह भी अपना दायां उठाएगा। लेकिन हम लोग के घर में जो दर्पण लगे हैं, वहाँ अगर आप दायां उठाएंगे तो वो अपना बायां उठाएगा, क्योंकि वहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है बल्कि आभासी बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाली वस्तुओं को भी दिखा सकता है। कोई वस्तु है, मान लीजिए इस तरह का कोई वस्तु या पाइप है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ से आप देखिएगा तो आपकी नज़र यहाँ आके टकरा जाएगी, इधर मुड़ेगी नहीं। ठीक है, लेकिन अगर हम पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो दृष्टि क्षेत्र है वो हमारे बढ़ा देती है, जिस कारण से हमारी आंखें इस वस्तु को देख पाता है। तो वह जो यंत्र है जो दृष्टि रेखा क्षेत्र में नहीं होने के बावजूद उसको दिखाएगा, तो वह है पेरिस्कोप। अगला प्रश्न है, काटी गई फसल से बीजों या दानों को, काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? तो यह थ्रेसिंग कहलाती है। अगला है, अनाज के भंडारण के लिए अनाज में नमी की मात्रा क्या होनी चाहिए? जब धान की कटाई हो जाती है और धानों को हम लोग डंडियों से अलग कर लेते हैं, जब उसका भंडारण करते हैं तो उसके पूर्व हम लोग उसको सुखाते हैं।
सुखा के उसकी नमी को ख़त्म करते हैं ताकि रखने के पश्चात वह कीड़े उसको ना खाए, खराब ना हो। ठीक है, तो इसके लिए जो नमी है वो ख़त्म कर दी जाती है, पर थोड़ी नमी को रख दी जाती है, तो वह नमी आपका 14% से थोड़ा कम है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? तो ये बाय ऑफकोर्स केंचुआ हो जाएगा। अगला है कि सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान कितना है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है ये, आपका 600 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 6000 डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन प्राकृतिक उपग्रह है? ये ऑफकोर्स चंद्रमा हो जाएगा, प्राकृतिक उपग्रह है ना। आपका सूर्य और चंद्र ध्रुव तारा रहने से आर्यभट्ट उपग्रह तो है, पर ये प्राकृतिक नहीं है, ये मैन मेड है। अगला प्रश्न है कि किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? बृहस्पति। ठीक है, बृहस्पति का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है, तो आपका प्रश्न का आंसर हो जाएगा बृहस्पति। अगला प्रश्न है कि घर्षण हमेशा क्या लाभदायक है या क्या हानिकारक है? घर्षण हमेशा लाभदायक है, हानिकारक नहीं। कुछ मामलों में हानिकारक भी होती है और कुछ मामलों में लाभदायक भी होती है, पर यहाँ ऐसे ऑप्शन दिख नहीं रहे, पर यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि घर्षण हमेशा आरोपित बल के विरोध करती है। मान लीजिए आपकी सड़क है, आप यहाँ पर चल रहे हैं, तो आप इस दिशा में अपना बल लगाएगा, धरती इस दिशा में अपना बल लगाएगा, उल्टे और लगाएंगे। अगर आप इस दिशा की ओर बल लगा रहे हैं, पृथ्वी इस दिशा की ओर बल लगाएगी। क्यों? कि यही उसकी प्रकृति है। आप इस ओर लगाइएगा तो ये इस तरफ लगाएगा, ये उसकी प्रकृति है, ये हमेशा विरोध करती है। तभी हम लोग खड़े रह पाते हैं, तभी हम लोग चल पाते हैं, अन्यथा हम लोग ना चल पाएंगे ना हम लोग खड़े रह पाएंगे, असंतुलन हम लोग का बिगड़ जाएगा। अगला है घर्षण निर्भर करता है, तो घर्षण वस्तु की प्रकृति पर, पृष्ठ की प्रकृति पर भी, वस्तु के भार दोनों पर ही ये निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कि घर्षण बढ़ाने के तरीके निम्न में से कौन से हैं? तो घर्षण हम लोग सतह रुखड़ा करके बढ़ा सकते हैं। अगर स्नेहक द्वारा, तो स्नेहक ग्रीस को कहते हैं, अगर हम स्नेहक ग्रीस लगा रहे हैं तो घर्षण कम हो जाएगा। बॉल बेयरिंग भी लगा रहे हैं, साइकिल के चक्के पहिए वगैरह में बॉल बेयरिंग लगे होते हैं तो घर्षण को कम करने के लगे होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन संश्लेषित रेशा है? संश्लेषित यानी कि मानव निर्मित, तो ऊन, रेशमी और सूती ये होने से रहे। ऊन आपका पादप उत्पाद, क्या जंतु उत्पाद हो गया, रेशम जंतु उत्पाद हो गया, सूती पादप उत्पाद हो गया। पर नायलॉन जो है ये है आपका मैन मेड, ये संश्लेषित है, कृत्रिम रेशा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन 4R में नहीं है? तो 4R में रिमूव नहीं है, बाकी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल ये तीनों आता है। ठीक है, और एक R आपका छूट रहा है, उसका अर्थ होता है रिकवर, ठीक है, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज का मतलब फिर से इस्तेमाल करना, रिसाइकल का मतलब पुनः बार बार इस्तेमाल करना, और रिकवर का मतलब होता है प्राप्त करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि इनमें से कौन पिघल जाती है परंतु जलती नहीं है? तो वो नायलॉन है, जो पिघल जाती है पर जलती नहीं है, आग में ये जलती नहीं है। 40 का प्रश्न है कि आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक हर्ट्ज है। अगला प्रश्न है कि एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो समय से रिलेटेड क्वेश्चन अगर इसमें आएगा तो वह है आवर्तकाल, उसको हम लोग कहते हैं आवर्तकाल। ठीक है, अगला है ध्वनि संचरित हो सकती है, तो ध्वनि ठोस में भी संचरित होती है, दर में भी होती है और गैस में भी होती है, तो ये तीनों हो जाएगा, तीनों में ही ये संचरित हो जाती है।
अगला प्रश्न है, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो वह भूसंपर्कन है। हम लोग घर में जो बिजली को जलाते हैं तो उसमें एक प्लस का तार आता है, एक माइनस का तार आता है। तो माइनस जो होता है वो भूसंपर्क तार होता है, ठीक है, ताकि आवेश को प्रवाहित किया जा सके। अगला है कि भूकंप की शक्ति का परिणाम को कैसे मापा जाता है? तो ये है सिस्मोग्राफ। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक हो गया आपका धन आवेश, एक हो गया ऋण आवेश, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में निलंबित सूक्ष्म ठोस या तरल कण के बादल को क्या कहते हैं? तो इसे हम एरोसोल कहते हैं, एरोसोल कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस कितना प्रतिशत है? तो यह 21% है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन का अस्थायी हल क्या है? तो पुनर्वन रोपण। हम वन रोप करके ही वनोन्मूलन की स्थिति को ख़त्म कर सकते हैं, है ना। जितना हमें ज़रूरत है उतना अगर हम पेड़ काटते हैं, मान लीजिए अगर आपको 10 पेड़ की ज़रूरत है, 10 पेड़ काटने, तो आप उसकी जगह 50 पेड़ लगाइए, तभी ये कंट्रोल हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, काला सोना पेट्रोलियम को। पेट्रोलियम से आपका कोक हो गया, गैस हो गया, इंजन ऑयल वगैरह सब निकलता है। अगला प्रश्न है, अगला और अंतिम प्रश्न है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो वह आपका है कपड़ा। कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, यह एक कृत्रिम संसाधन है। कपड़ा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। चलिए, तो सही प्रश्न खत्म हो गए और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और आपके ये एग्ज़ाम में, आपके परीक्षा में बहुत ही लाभदायक हो सकता है, होना चाहिए, हो सकता है क्या, होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न तो सिलेबस के आधार पर ही है और सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण ही हैं, ठीक है। चलिए, तो इतना ही, बाकी अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।